धमाका इतना जोर का था कि जो हमारे जवान थे थोड़ी देर के लिए वो सहम गए, लेकिन जब हमने देखा बाहर तो धुआं ही धुआं की लपटें हमें दिखाई दे रही थी आगे। हर टाइम वही सीन आ रहा है, आंखों के सामने वही सीन आ रहा है। जब भी सोता हूँ तो ड्रीम में वही देखता हूँ, वही सब गाड़ियाँ जल रही है, धुआं ऊपर जा रहा है, लाश है, वो सब कुछ उनके जो पार्ट्स है सोल्जर्स के, सब कुछ मेरी आंखों के सामने है। इंटेंसिटी इतनी थी, भूकंप आया क्या? भूकंप नहीं, हमें लगा कि कयामत आ गई। सीरियसली, मतलब वी हैव नेवर सीन दिस काइंड ऑफ एपिसोड थ्रू आउट मेनलैंड। आतंकवादियों और उसके मानवता विरोधी समर्थकों के खिलाफ कार्यवाही से हिचकना भी आतंकवाद को बढ़ावा देना ही है। उनकी शहादत ने संपूर्ण देश को एक देशभक्ति के सूत्र में पिरोकर रख दिया। इससे हमारे जवानों का जोश और भी बढ़ता है। इस तरह की शहादत के लिए हमारे बल के जवान एक बार नहीं बल्कि बार बार शहादतें देने के लिए तैयार हैं। शाम के 6 बजे आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। ताल ठोक के मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊं, उससे पहले दो तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो दो तस्वीरें एक तरीके से आपको बताएंगे कि किस तरह से आतंक के खिलाफ लड़ाई में कुछ अपने ही लोग पलीता लगाने में लगे हुए हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि किस तरह से पुलवामा एनकाउंटर के जो मास्टरमाइंड था पुलवामा एनकाउंटर का, उसको एक तरीके से आज सुरक्षा बलों ने एक तरफ ढेर किया। 11 घंटे तक यह एनकाउंटर चला, जिसके बाद 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। लेकिन थोड़ी देर पहले यह खबर मिली है जी न्यूज़ को कि वहां पर एक बार फिर से फायरिंग हुई है। डीआईजी साउथ कश्मीर जो अमित कुमार, उनके पैर में गोली भी लगी है, यह खबर मिल रही है। तो एक तरफ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जहां पर 2 आतंकवादियों को ढेर किया गया, लेकिन वहां पर भी पत्थरबाज वहां पर पहुंच गए और एक तरीके से नारेबाजी की गई। फिर सुरक्षा बलों की तरफ से अपील की गई कि आप एनकाउंटर वाली साइट से कम जाइए। आप समझिए ये कितनी खतरनाक चीज है। उन 2 आतंकवादियों को जिन्होंने हमारे 40 जवानों को शहीद किया, उनके एनकाउंटर के लिए जब सेना सुरक्षा बल वहां पर पहुंचे, उनको बचाने के लिए भी वहां पर पत्थरबाज वहां पर पहुंच गए। फिर कहा जाता है कि पत्थरबाजों पर कार्रवाई अगर की जाती है तो फिर मानवाधिकार का रोना रोया जाता है। कहा जाता है कि भटके हुए बच्चे हैं। आप समझिए इन पत्थरबाजों की वजह से अगर कोई एक आतंकी बचकर निकल गया और उस आतंकवादी ने इतने बड़े हमले को अंजाम दिया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे थे कि किस तरह से आस्तीन के सांप, देश के गद्दार, देश के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं। कमल हसन की तरफ से जिस तरह का बयान दिया गया, हैरान कर देने वाला बयान, वो एक तरीके से देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कश्मीर में जनमत संग्रह होना चाहिए। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप। जो पाकिस्तान बोलता आ रहा है, जो पाकिस्तान के अलगाववादी बोलते हैं, आतंकवादी एक तरीके से बोलते हैं, वही जुबान कमल हसन बोल रहे हैं। हिम्मत कैसे होती है। ये एक तरीके के आप समझिए इंटेलेक्चुअल टेररिज्म इसको कहते हैं। ये बारूदी बुद्धिजीवी जो हैं, ये विचारों का बारूद अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारे साथ रविंद्र रैना जुड़ चुके हैं, एक बार उनका इस पर कमेंट ले लेते हैं। रविंद्र रैना साहब, आपने सुना कमल हसन को? ये लोग तो सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो यही पाकिस्तान के पिट्ठू है ना ये लोग। रविंद्र रैना साहब, जम्मू कश्मीर भारत देश का अटूट अंग है। जम्मू कश्मीर भारत है, कोई कमल हसन के बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो खैरात में किसी को बेचता फिरेगा। कमल हसन, आपने ठीक कहा, आस्तीन का सांप है, गद्दार है कमल हसन, और इसको घसीट के पाकिस्तान भेज देना चाहिए। इस गद्दार को, इसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए। जो भारत देश को तोड़ने की बात करे, भारत देश के सेना के जवानों को डिमोरलाइज करने की बात करे, जो देश के तिरंगे झंडे का और हमारी मातृभूमि का अपमान करे, उसको घसीट के पाकिस्तान भेज देना। किसने रोका फिर आपको? किसने रोका है आपको रविंद्र रैना साहब? आपकी सरकार, आप सत्ता में, पावर में, आप किसने रोका है? ये सिर्फ टीवी पर जोश में तेज बोलना होता है। कुछ करिए ना, किसने रोका है? हिम्मत कैसे होती है लोगों की? आज पूरा देश एकजुट है आतंक के खिलाफ लड़ाई में, एक जुबान में बोल रहा है पूरा देश। और ये देखिए देश के गद्दार हैं ये लोग। जी, कमल हसन जैसा व्यक्ति जो
भारत के फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हो, जिसको पूरे भारत ने इज्जत दी हो, जिसकी फिल्में देखने के लिए हमारे लोग जाते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति इस प्रकार की बात करता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा बनता है। किसने रोका है आपको? लड़ रही हो रैना साहब, रविंद्र रैना साहब, कुर्बानियां दे रही आप कह रहे हैं इनको सही जगह दिखानी चाहिए, इनको जेल भेज देना चाहिए, इन पर सेडेशन का मामला दर्ज होना चाहिए। किसने रोका है आपको रैना साहब? किसने रोका है? बड़ी गद्दारी है, ये बहुत बड़ी गद्दारी है। इसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दायर होना चाहिए और इसको जेल की सलाखों में बंद करना चाहिए। सर आप भी इतने बेबसी के साथ होना चाहिए कर रहे हैं सर, आप तो सत्ता में हैं। बयान आया है, हिम्मत देखिए आप, पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, कश्मीर को तोड़ने की बात कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग के नए मेंबर बनना चाह रहे हैं, ये आजादी गैंग के नए सरगना बनना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कश्मीर में जन्नत संग्रह होना चाहिए। इन पर दर्ज करिए ना सर, ये खुले कैसे घूम रहे हैं? जम्मू कश्मीर में इस समय हमारे सेना के जवान आतंकवादियों से लोहा ले रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर घाटी में हूं और सेना के जवानों के साथ हूं, सीआरपीएफ के साथ हूं, और पूरे तरीके से हम इस समय अपने सेना के जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये टेलीविजन चैनल पर मेरे को आपसे जानकारी प्राप्त हुई है, यहाँ इंटरनेट सर्विसेज बाधित हैं और इस समय हम देश के दुश्मनों से सेना के साथ मिलकर टक्कर ले रहे हैं, लोहा ले रहे हैं। विशंबर दयाल साहब, ये हिम्मत कैसे होती है इन लोगों की सर? पूरा देश एकजुट है आतंक के खिलाफ लड़ाई में, पूरा देश, हम खून खौलता है वाकई कि किस तरह से 40 घर में घुसकर मार दिया गया सर। और ये साहब कह रहे हैं कि कश्मीर में, इनकी टाइमिंग देखिए आप, मेरे को तो लगता है इनका सोर्स पता करना चाहिए। ये बिल्कुल टाइमिंग बड़ी खतरनाक होती है इनकी। ये स्रोत क्या है, कहां से आ रहा है, किस तरह से बोल रहे हैं, नेटवर्क है इनका? देखिए, जब लूज डेमोक्रेसी हो ना, और जब कहेंगे, सोचेंगे, देखेंगे, करेंगे, जब जिस देश में ये सब चलता हो, जिस देश में ये जो बलिदान है वो 6 महीने 15 दिन बाद भूल जाता हो, जो देश एक बार शोर करता है आग लगी है, ये हो रहा है, छोड़ेंगे नहीं, और वो देश फिर 6 महीने तक और बातें करता रहता है, उस देश में ये स्वाभाविक है। और मैं आज नहीं, जिस दिन पहली बार ऐसे लोग बोलने लगे थे, मैंने काफ़ी लोगों को बोला, जाइए इनके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए, कोई PIL कीजिए। यही नहीं, भारत में ऐसे लोग हैं जो लोकसभा में मेंबर बन जाते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारी दुर्दशा है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस आपकी जो हैं, जब एक बच्चा 18 साल की उम्र में सैनिक बन जाता है, CRPF में चला जाता है, BSF में चला जाता है, ITBP में चला जाता है, पुलिस में भर्ती हो जाता है, उसका जुनून बदलता है, उसका सोचने का ढंग बदलता है, उसका सारा जो DNA है इस देश का वो बदलता है। तो मैं समझता हूं, ठीक, आपने उनसे ठीक सवाल किया, मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं? जम्मू एंड कश्मीर में बैठे हैं, बीजेपी के हैं, प्रवक्ता हैं, वहां जहां भी गए हैं, साहब आप इनको अरेस्ट कीजिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, जो इस देश के खिलाफ झंडे की, जो इस देश के झंडे की, जन मन गण की, इस देश के, आप पार्टियों के खिलाफ बोलिए, इंडिविजुअल के खिलाफ बोलिए, लेकिन जो देश की नीति है, देश के खिलाफ, झंडे के खिलाफ जो भी कोई कार्रवाई करता है, जो भारत को मुर्दाबाद बोले, जो इस देश में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दे, आप उस पर सख्त कार्रवाई कीजिए। विशंबर दयाल साहब, मैं और नहीं कर रहे तो यही नहीं कर रहे। बहुत बढ़िया चीज, मैं चीज के हाथ में वो नहीं कर रहे, मैं हम और आप करना चाहते हैं। विशंबर दयाल साहब, एक चीज है, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर ऐसे कार्रवाई शुरू हो गई तो आधी कांग्रेस जेल में चली जाएगी सर। देखिए यहाँ एक, देखिए मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, मैं बयान गिनाऊंगा। मैं इस बात को, देखिए, कश्मीरी आजादी चाहते हैं, देखिए ये गुलाम नबी आजाद ने कहा। अब आप सुनिए, एक करके मैं गिनाता हूं, सुनिए, आप भी सुनिएगा। सेना सिविलियंस को मार रही है, ये कहा गुलाम नबी आजाद ने। कश्मीरी आजादी चाहते हैं, ये कहा सैफुद्दीन सोज ने। मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान में ज्यादा प्यार मिलता है। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं, हाँ वो तो सुपारी देने गए थे वहां पर। और इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं बाजवा को गले लगाते हैं। ये भी तो देशद्रोह है सर। मैं तो कह रहा हूं लिस्ट इतनी लंबी हो जाएगी तो फिर किस किस को जेल में डालेंगे सर? देखिए एक मिनट, देखिए सवाल मेरे से पूछा ना, हाँ बताइए, सवाल मेरे से पूछा आदि का। मैं कहता हूं अगर आधी कांग्रेस जेल में जाती है तो जाने दीजिए ना। आखिर कांग्रेस इतनी कमजोर थोड़ी है कि आधी जेल में जाने के बाद देश से एक ऑपोजिशन पार्टी खत्म हो जाएगी। अरे उन्होंने इस देश के लिए बलिदान भी तो दिया है, उन्होंने इस देश के लिए, इस देश को बनाया भी तो है। ये रोम एक दिन में नहीं बना था,
ये 4 साल में रोम नहीं बना सर, हक मिल गया सेना का अपमान करने ये का। सब कुछ नहीं, हक मिल गया। जो देखिए देखिए उसको डालिए ना जेल में। मैं मैंने कहा था कि वो जो शीला दीक्षित का बेटा है उसे जेल में डालिए। किसी ने कार्रवाई की उसके खिलाफ? किसी ने कार्रवाई की? किसी ने कार्रवाई की? कीजिए ना सिंह सिद्धू साहब, कीजिए। मैं कहता हूं आप कीजिए। हम तो चाहते हैं इन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि इस देश में, देखिए हम सारे सैनिक चाहते हैं इस देश में जो देश के खिलाफ बोलता है, जो झंडे की बेइज्जती करता है, जो, लेकिन सिर्फ जो बगैर बात के नारे लगाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये लोग कुछ नहीं करना चाहते। अगर इतनी हिम्मत है, मैं आपको बोलता हूं जेल में डालो कमला हसन को, कल से जेल में डालो ना। मैं बोलता हूं रविंद्र रैना, बोलो जेल में डालो, या लाओ दिल्ली में, देखो हमारे यहाँ अड़ोस पड़ोस में हम ठोक देंगे, हमारे मोहल्ले में होगा, ठोक देंगे हम, किसी को नहीं छोड़ेंगे। जानदयाल साहब, एक बात आप मान लीजिए, तीसरे मुंडे पे जवान, एक बात आप मान लीजिए, ये नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है, ये देश की सरकार है, ये किसी भी गद्दार को छोड़ने वाली नहीं है। तभी तो शीला दीक्षित का बेटा घूम रहा है, ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। क्या नाम है वो बॉम्बे में, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। भूल गया मैं इन सब एक पकड़ के उसका हिसाब, ये बातें, ये पॉलिटिशियन सिर्फ आज कश्मीर में ये भाषा बोलते हैं, जो ये भाई साहब बोल रहे हैं विशंबर दे, ये वोट के लिए ये भाषा बोलते हैं, ये देश के लिए नहीं करते। चुनावी भाषण नहीं, भाषण देते हैं। कमल हासन अंदर जाएंगे नहीं जाएंगे, आतंकवादियों का हाल किया, सब तो वही करेंगे, किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कल देखना बड़ी बड़ी बातें नहीं छू सकते। मैं कह रहा हूं जब देश की बात है, एक मिनट साहब, जब देश की बात है, सेना की बात है, भारत की आत्मा पर चोट करी है, पूरा देश एकजुट है, ये पाकिस्तान का राग आलाप हम मजबूर हैं, क्यों है सर? अमन जी, इस देश ने आदतें बिगाड़ रखी हैं ऐसे लोगों की। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2010 में लिटिल थिएटर ग्रुप पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर नहीं है, एज द क्रो फ्लाइज, वहां गीलानी, अरुंधति रॉय, वरवरा राव, कुछ खालिस्तानी, कुछ तमिल नेशनलिस्ट मिलकर के 7 घंटे भारत को दरियाती देते रहे। भाषण दिया उन्होंने, अरुंधति के मुंह से निकला, गौतम नवलाखा भूल गए आप, नहीं बोले, भूखा नंगा हिंदुस्तान, जान से प्यारा पाकिस्तान। ये बोला गिलानी ने कि ये हमारे लड़के हैं, ये आजादी के परवाने हैं, ये बंदूक से ही आजादी लेंगे, और नारे लगे छीन के लेंगे आजादी, बंदूक के बल पर आजादी। 1 हफ्ता प्रेस पूछता रहा, तब के गृह मंत्री थे चिदम्बरम, क्या इन पर आप देशद्रोह की कार्रवाई करेंगे? ये राजधानी में संसद से 1 किलोमीटर दूर ये बातें हो रही हैं। 1 हफ्ते तक जब उनके पीछे पीछे संवाददाता घूमते रहे तो झक मार के उन्होंने कहा कि कुछ न करना भी तो कुछ करना होता है। और उसके बाद फिर मैंने जाकर FIR की तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में। उसके बाद कोर्ट्स के चक्कर लगाए, वो FIR दर्ज नहीं हो रही थी। कोर्ट के आदेश पर FIR दर्ज हुई, आज तक चार्जशीट नहीं हुई। वो केस पुलिस से क्राइम ब्रांच में करवाया। क्यों बचा है? वोट बैंक दिखता है क्या? मैं देखिए साहब, नहीं, मैं ये जितना यूथ है ना, ये समझ रहा है कि अगर ये लोग पाक परस्त बयान देते हैं, अगर ये लोग अफजल गुरु को आतंकी नहीं मानते, मकबूल भट्ट की बरसी बनाते हैं, अगर ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, अगर ये लोग कमल हासन के साथ है, अगर ये लोग बारूदी बुद्धिजीवी वरवरारो जो भी आपने नाम लिए नक्सलियों के साथ है, क्यों है? क्या इसमें भी कोई वोट बैंक है? राष्ट्र विरोध में वोट बैंक है? क्या दिक्कत क्या है अमन जी? और ये आपको थोड़ा गौर से सुनना पड़ेगा। ये महामारी एक दल में नहीं है, ये फैल गई है। इसी JNU में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह कहने वालों का जब टेप सत्यापित हो गया अगस्त 2016 में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने कर दिया, आपने 3 साल तक उनको घूमने दिया। क्यों? क्योंकि आप एक सहिष्णु, लिबरल, सोबर, ये सब बनना चाहते हैं। आप दरिया दिल दिखना चाहते हैं, आप इमेज सॉफ्ट करना चाहते हैं। आप क्यों देश की कीमत पर इनको खुला छुट्टा घूमने देते हैं? रैना साहब, इस चीज का जवाब दीजिए। आपकी दरिया दिल्ली देश पर भारी तो नहीं पड़ रही है? ये पहली बार हुआ है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को घसीट के जेलों में डाला गया है। ये पहली बार हुआ है कि टुकड़े टुकड़े जेलों के अंदर देश के खिलाफ गद्दारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये पहली बार हुआ है, ये पहली बार हुआ है। ये सारे जो कौन गया जेल में, मुझे नहीं पता लगा। बात करने वाले हैं, इनको आड़े हाथों लिया गया है। लेकिन सवाल तो उन लोगों से बनता है
राहुल गांधी जैसे लोगों से जो जाके इनकी सभाओं में बैठे थे। नहीं, उनका हिसाब भी होगा। उनका हिसाब तो कर दिया जनता ने 2014 में। अब आप लोग जो 2014 से अब तक जो आप लोग करोगे, जनता आपका भी हिसाब करेगी। आप लोग ये क्यों नहीं मान के चलते? हमने तो उनके खिलाफ कार्रवाई की। हिसाब किया ना, कहाँ है ये सारे? ये देखो साहब, नारेबाजी से देश को भड़काने में, देश में रोज आक्रोश फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। कार्रवाई कीजिए जो कार्रवाई हमारे मैं कह रहा हूं देश की जनता बीजेपी का हिसाब करे, देश की जनता कांग्रेस का हिसाब करे, लेकिन किसी की मत नहीं होनी चाहिए सेना का हिसाब करे कोई। ये क्लियर होना चाहिए। जो देश का हिसाब करेगा, सेना का हिसाब करेगा, उसका हिसाब किताब हम सबको तय करना होगा। और ये जो भाषा है ना सर कि कश्मीर में ये होना चाहिए प्लेबिसाइट या ये होना, ये जनमत संग्रह होना चाहिए, ये सेना के खिलाफ है, ये पाकिस्तान की प्रॉक्सीज है। तभी मैं एक बात स्टार्ट की कि जो आपका सैनिक है वो इस मिट्टी का बना ही नहीं। वो 18 साल में उसकी मिट्टी बदलती है, उसका डीएनए बदलता है। कमला हसन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो नहीं। आप कार्रवाई करो ना, वो तो देश के लिए वो करेगा जो उसको 18 से लेके सिखा, जो डेली सिखा जाता है, सुबह से शाम तक जो सिखा जाता है वो करेगा देश के लिए। मीर जुनैद साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट। मीर जुनैद साहब एक मिनट पहले आपके। मीर जुनैद साहब पूरी डिबेट सुनिए, आपको क्या लगता है, क्या नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, या ये जो कमल हसन साहब जो कह रहे हैं यहाँ पर जो पत्थरबाज पहुंच गए बचाने के लिए, कमल हसन साहब क्या कह रहे हैं, गिलानी साहब क्या कह रहे हैं, ये जो आजाद साहब क्या कह रहे हैं, बीजेपी क्या कह रही है, हमें इन चीजों की तरह राग़िब नहीं होना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो अभी घटना घटी है, आगे इस चीज को कैसे रोका जाए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। मैं तो वो चीज कहूंगा। मैं इस मड सिलिंगिंग पे यकीन नहीं मगर मीर जुनैद साहब, ये ओवरग्राउंड वर्कर्स ही तो हैं। हाँ, ये आतंकवादियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स ही है ना, वही तो है ना। तो फिर इनको भी तो ये ज्यादा खतरा अंदर से है सर। सीमा जो दिखता है दुश्मन, उसको तो मारा जा सकता है, लेकिन जो चोला पहनकर, वही तो मैं कह रहा हूँ, सिक्योरिटी जो है अभी विड्रॉ, आपने सिक्योरिटी विड्रॉ क्यों, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? हम 3 दिन से कह रहे हैं कि मैं मीर जुनैद साहब की बात से कंप्लीट। एक चीज सुनिए, सिक्योरिटी विड्रॉ हो गई, हमने इनको जो है कि इससे पहले जेल में डाला, इनको इनकी मूवमेंट्स कटेल की, हुआ क्या? तब भी तो प्रोटेस्ट हुए, तब भी तो सारा कुछ हुआ। क्या हमारे पास एक कंक्रीट रोड मैप है? क्या हमारे पास एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजी है किस चीज के लिए? जो वहां पे जो अभी हो रहा है उसको किस तरीके से रोका जाए, उस चीज के लिए जितने भी पैनलिस्ट यहां बैठे हैं, मतलब सुशील साहब है, ये साहब है, हमें एक कंक्रीट कुछ बनाना पड़ेगा और जो हमें गवर्नमेंट को देना चाहिए। और हम इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब वो चीज इंप्लीमेंट कीजिए। मैं आपको बताता हूं, हमारे प्रधानमंत्री ने आज सेना को कह दिया है कि सीमा पार जो आपको ठीक लगे, जब ठीक लगे, जहां ठीक लगे कीजिए। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे राजनीतिक नेतृत्व का भी एक काम है, उन्होंने सेना को काम दे दिया, ये काफी नहीं है। ये जो स्थिति पैदा हुई है, जो जिहाद चल रहा है, इसके पोषक तत्व हैं कश्मीर में, इसको पालने पोसने वाले तत्व हैं, उनसे निपटेगी सेना नहीं सरकार। जैसे मैं बताता हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हैं हमने, जिसकी वजह से यह हालत पैदा हुई 370 और 35A, उससे सेना नहीं निपट सकती। ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की, राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी है। दूसरा पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है जिहाद के पास, हुर्रियत है। आज वहां की क्षेत्रीय दल पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस खुल करके पाकिस्तान के समर्थन में, पत्थरबाजों के समर्थन में बात करते हैं। अभी जो पुलवामा में एनकाउंटर हो रहा है, पत्थरबाज इकट्ठे हो गए हैं, आर्मी एक तरफ गोली चला रही है, दूसरी तरफ लाउडस्पीकर के कह रही है कि आप यहां मत आइए, आपका घर में कोई इंतजार कर रहा है, जाइए, आपकी जान कीमती है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है। तो आपको पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम ध्वस्त करना पड़ेगा। ये हुर्रियत की सिक्योरिटी हटाना काफी नहीं है, हुर्रियत को कश्मीर से हटाना पड़ेगा। उनको कोयम्बटूर लाइए, जोधपुर लाइए, खड़गपुर लाइए, काकी में रखिए, अपने घरों से जिहाद चलाते हैं वो, वहां से डायरेक्ट नहीं। लेकिन एक मिनट, मेरे पास स्वास्थ्य सेक्टर भी है। तीसरा पॉइंट, इकोनॉमिक सपोर्ट स्ट्रक्चर है इस जिहाद का। ये जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होता है, इसमें बैंकिंग चैनल्स इन्वॉल्व नहीं है, तो आपको पता नहीं कि क्या आया, क्या गया, कितना आया, कितना गया। बार्टर सिस्टम है, और बार्टर सिस्टम में भी बॉडी स्कैनर्स नहीं है, एक एसपी के जिम्मे है, वहां पर निगरानी नहीं है। वहां से असला आता है, आरडीएक्स आता है, ड्रग्स आती हैं, कंट्राबैंड आता है, हथियार आते हैं, स्पाइस आते हैं, कौन आता है?
आप इस सिस्टम को बंद कीजिए। ये सुहास चकमा साहब, और ये काम राजनीतिक नेतृत्व का है, ये सेना का नहीं है। अच्छा, और ये कड़े निर्णय लेने वाला काम मेरे साथ एक सुहास चकमा भी जुड़ चुके हैं। सुहास चकमा साहब, हम जो डिबेट कर रहे हैं, आज पुलवामा जो एनकाउंटर हुआ उसमें जो आतंकवादी छिपे हुए थे, 11 घंटे के अंदर 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस वक्त भी गोलीबारी चल रही है, लेकिन जिस चीज का जिक्र सुशील पंडित कर रहे हैं, वहां पर भी पत्थरबाज पहुंच गए। ये हर बार देखा गया कि सर जब सेना ने पत्थरबाजों पर कार्रवाई की, कार्रवाई सेना पर हो गई। मेजर आदित्य से लेकर पूरे एग्जाम्पल्स हैं। क्या इस मामले में भी अगर पत्थरबाजों पर अब भी कार्रवाई होती है, तो क्या अभी भी मानवाधिकारों का रोना रोया जाएगा? ये लोग ऑपरेशन वाले साइड पहुंचते ही क्यों हैं? अभी भी भटके हुए बच्चे कहेंगे क्या इनको सर? नहीं, ये मानवाधिकार उल्लंघन हो या ना हो वो तो बात की बात है, लेकिन जो चीज़ है कि कश्मीर में जो परिस्थिति है उसको निपटने के लिए मेरे ख्याल से डोमेस्टिक लेवल पे सरकार की भी कोई पॉलिसी नहीं है। जब बड़ी घटना होता है पुलवामा जैसे है, तब सरकार तुरंत कुछ एक्शन लेता है, उसके बाद सारे सरकार हो इस्टेब्लिशमेंट हो सो जाता है, एज इफ नॉर्मल से आ गया till the next time और एक बड़ा घटना हो then we react। तो आप अगर देखते हैं मतलब कश्मीर में जो समस्या है इंटरनली देश पे, उसमें सरकार का कोई पॉलिसी नहीं है, और बाहर जो पाकिस्तान उस तरफ से मदद कर रहा है कश्मीरी सेपरेटिस्ट को, मिलिटेंट्स को, पाकिस्तान का साथ भी कैसे एंगेज करे उसका कोई तो हुर्रियत वालों को जेल में डाल देना चाहिए ना। हम बात नहीं करेंगे अगर इससे दुनिया चलता है तो फिर ये जितने सेपरेटिस्ट हैं इन सबको जेल में डाल देना चाहिए, फिर तभी सुधरेंगे ये सारे। महबूबा मुफ्ती और अब्दुल्ला को नजरबंद करना चाहिए। अगर लॉ प्रोवाइड करता है आप झालिए, लेकिन आप नहीं, आप ये लॉ अगर प्रोवाइड करता है कि उनको जेल में डालना चाहिए, आप डालिए, उसमें कोई अपोज नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, लॉ प्रोवाइड करता है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट कश्मीर में जो प्रॉब्लम है इसी के लिए है। देखिए, अगर देश के खिलाफ वो मस्जिद से बैठ के और जोर जोर से नारे लगाते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं, क्या देश का कानून नहीं बोलता कि इस आदमी को परमानेंटली यहां से उठा के और चेन्नई में डाल दो और इसके कम्युनिकेशन कट कर दो? और अगर देश का कानून ये नहीं कहता तो इसका एक्शन, और अगर देश का कानून ये नहीं कहता तो पार्लियामेंट में कानून सरकार के जो नई पीढ़ी बनाएगी और ठोकेगी आप सबको। आप लोग नहीं समझते हो ये बात। इस देश के खिलाफ सरकार की काम, सरकार के जो पॉलिसी है खाली अरेस्ट करने से खत्म नहीं होता है। किसी से खत्म नहीं होता है। नहीं, उनको खत्म होगा। वो ढांचे को बढ़ाते जाए, घूमते जाए। एक क्लियर का रोड मैप होना चाहिए। आप इस स्थिति को कैसे बाहर आएंगे? क्या रोड मैप है रविंद्र रैना साहब? नहीं, अब एक मिनट, रविंद्र रैना और उसके बाद मीर जुनैद, मुझे वाइंड अप करना है। रविंद्र रैना साहब, क्या रोड मैप है सर? रोड मैप है आतंकवाद के विरुद्ध जीरो पॉलिसी। जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा, देश के खिलाफ बंदूक उठाएगा, उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। चाहे पत्थरबाज हो। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 3 साल ले लेते हैं सर पत्थरबाजों की पब्लिक रैली है 6 साल से ऊपर इनसे नारेबाजी जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो देश के खिलाफ नहीं छोड़ा जाएगा। जैसे कश्मीर के अंदर, देखिए, कश्मीर में इस वक्त करने से पहले आपके मैं देखिए रविंद्र रैना साहब जो है कि ये एक अलग व्यू पॉइंट लेके चलते हैं, क्योंकि सियासतदान है, पार्टी के अध्यक्ष है, मगर इसमें हमें समझना ये है कि कश्मीर में जो है कि 2 तरीके की लड़ाइयां लड़ी जा रही है। एक फर्स्ट लाइन टेररिज्म है, वो आर्मी देखेगी, वो गन वर्सेस गन है। दूसरा सेकंड लाइन टेररिज्म है, वो सोच की लड़ाई है। और सोच की लड़ाई में जो है कि आर्मी जो बेल्ट फोर्स है वो कुछ नहीं कर सकता है, और सोच की लड़ाई सबसे खतरनाक लड़ाई है, वो खतरनाक लड़ाई है। देखिए उसमें देखिए पाकिस्तान का ISPR हो, ISI हो, वो बहुत कामयाब है। तो हमारे साइड से जो है कि दे आर सक्सेसफुल इन कश्मीर, वी आर नॉट। Where is our road map? हमारा रोड मैप। देखिए, अगर कुछ करना है तो पाकिस्तान को जब तक उसको नहीं मारोगे, आप जड़ को नहीं मारोगे, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इलाज बताइए, क्या इलाज है पाकिस्तान का? आपको क्या लगता है? पाकिस्तान तबाह करना चाहिए, पाकिस्तान को तबाह होना चाहिए। मेरा सवाल ये है सरकार, इस देश की हुकूमत से, कि सिद्धू बोल रहे हैं, कमल हसन बोल रहे हैं, उन पर ध्यान दिया जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के रामपुर के सांसद नेपाल सिंह कहते हैं कि जवान है तो जान जाएगी, इन पर कब होगी? जो
गोली है, बगैर गोली की गोली है या यूं कहें बगैर बंदूक की। उन्होंने कर दिया, चाहे बीजेपी का कांग्रेस, अगर कोई देश विरोधी बयान देता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, वो पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सर सबसे पहले मैं सर की बात से एग्री रखता हूं कि सुशील पंडित, हाँ सुशील पंडित सर से, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए हुए थे कश्मीर सुरंग का उद्घाटन करने के लिए और बोले हुए थे कि हमारे कश्मीर के युवाओं लौट आओ टेररिस्ट से टूरिज्म की ओर। 10 मिनट नहीं हुए थे स्टेटमेंट के और फारूक अब्दुल्ला साहब के स्टेटमेंट आ गए थे कि नहीं, कश्मीर का ये चीज तभी हो सकता है जब कश्मीर का समस्या का अस्थायी समाधान होगा। तो सबसे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे बहुत है जल्दी। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी जो छात्र हैं इनको ये गलत बोल दिए तो इनको हटा दिया, इनको स्कूल से रिस्ट्रिकेट कर दिया गया। अगर ये जो सिद्धू जैसे हैं, कमल हसन है, अगर ये बोलते हैं तो इनको पर देशद्रोह लगा कि इनको बाहर कर दिया जाए देश से, ऐसा करना ठीक है। सर कमल हसन और सिद्धू पे जो हम फोकस कर रहे हैं सर, हम लोग क्यों कर रहे हैं सर? अगर सर हमारी जो इंडियन आर्मी ना सर वर्ल्ड में नंबर 4 पे आती है और सर पाकिस्तान 17वें नंबर पे आती है। सर हम लोग को अगर इंडियन आर्मी को हम लोग ऑर्डर दे रहे ना सर, यूं पाकिस्तान खत्म हो जाए। चलिए ठीक है जल्दी से जल्दी, वो लास्ट मुझे वाइंड अप करना है। सर एज यू सेड कि हमारे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए, समित बात्रा सर ने लास्ट टाइम बोला था, बट सर हमारे पास क्यों होना चाहिए? पाकिस्तान जब नहीं देखता वी शुड आल्सो अटैक। मतलब ये सारी बेड़ियां हम ही ने क्यों पहनी हुई है, ये शांति की बेड़ियां? बार बार ये कहा जाता है। विशंबर दयाल साहब मुझे वाइंड अप करना है, मगर जाते जाते एक कमेंट, क्योंकि मैं आपसे लेता हूं हमेशा, कि परमाणु हमले की बार बार धमकी दी जाती है कि वो न्यूक्लियर पावर है। ये बार बार सवाल कई लोगों ने पूछा, ये बेड़ियां हम ही ने पहनी हुई है क्या? साहब एक छोटा सा मुल्क जिसकी इतना सा था, उसके ऊपर अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब डाला, तबाह हुआ, ऊपर उठ गया। हम 130 करोड़ है, पाकिस्तान को डालने दो, पर उसके डालने से पहले अपने डालो ना, उसके नहीं डलता, हम फिर उठ जाएंगे। कारगिल मत डरो बच्चे, 2 चीजें कहूंगा, किसी से मत डरो। दूसरा, जो कश्मीरी भाई या बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो उनके खिलाफ किसी को कोई चीज मत करने दो, क्योंकि वो आपके स्टूडेंट है। कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर इंडियन एक्सप्रेस बोल रहा है, टाइम्स बोल रहा है, और इस भाई ने मुझे कंफर्म किया है, तो वो स्टूडेंट में बिल्कुल मत फैलने दो, क्योंकि वो नुकसान करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ताल ठोके।